हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये यानी वो प्रश्न है जो लगातार यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए। जितने भी पिछले यूपीएसआई के एग्जाम यानी हुए हैं उन सभी में ये प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न भी आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बता दें कि जो ये प्रश्न हम कराते हैं उनके साथ साथ आपके जो और प्रश्न बन सकते हैं वो सभी यानी प्रत्येक प्रश्न में समझाते हैं। इसलिए आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, कहीं भी आप एक भी प्रश्न को ना छोड़ें, क्योंकि यदि आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया तो उससे जो 4 से 5 और प्रश्न बनते वो भी आप छोड़ देंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, जिससे आप आराम से देख पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न, भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ब्रिटिश का संविधान। यानी भारत में सरकार का जो संसदीय प्रारूप है, जो संसद है का जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, जिसे इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो लंदन है। क्या है इंग्लैंड की राजधानी? लंदन है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची यानी ली गई है कहाँ से, आपकी जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा। क्या राजधानी है? कैनबरा राजधानी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद बात कर लें आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। क्या है? डबलिन और आयरलैंड की राजधानी है। उसके अलावा बात कर लें यूएसए से, तो मौलिक अधिकार। क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। कहाँ से? यूएसए से लिए गए। और यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन, यानी वॉशिंगटन डीसी। अब आपको इसमें ये पता चला होगा कि हमने एक प्रश्न से कितने प्रश्न बना दिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जैसे ब्रिटिश की राजधानी क्या है? लंदन है। ब्रिटिश से क्या लिया गया? संसदीय प्रारूप लिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। आपसे पूछा जाए समवर्ती सूची यानी कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। उसके बाद आपका ये प्रश्न है जैसे आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। जैसे आपसे पूछा है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। क्योंकि ये यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे आयरलैंड की राजधानी आपसे पूछी जाने की पूरी संभावना रहेगी और इसकी राजधानी है डबलिन। उसके बाद यूएसए से क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। अभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो यूएसए से। जो आपकी यूएसए की राजधानी है वो आपकी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। क्या है आपकी यानी यूएसए यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी राजधानी क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया। ऑप्शन ए रूसी क्रांति से, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन डी गौरवशाली क्रांति से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए रूसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। क्या? आपका न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक आदर्श कहाँ से लिए गए? रूसी क्रांति से लिए गए। और ये जो सामाजिक उसके अलावा आपके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आपके यानी राजनीतिक न्याय का आदर्श
यानी पूर्व सोवियत संघ यानी रूसी क्रांति से और लिए गए। और ये किसमें यानी शामिल हैं, तो भारतीय प्रस्तावना में शामिल हैं। किसमें शामिल हैं, भारतीय प्रस्तावना में ये शामिल हैं। आपके सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय किसमें शामिल हैं, आपके भारतीय प्रस्तावना में शामिल हैं। और जो रूसी क्रांति जैसे हुई थी वो कब हुई थी, तो आपकी 1917 में ये हुई थी। और यहीं से क्या लिए गए, आपके ये शब्द लिए गए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपके जो रूसी क्रांति से कौन कौन से शब्द लिए गए। उसके अलावा इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है आपका कि रूसी क्रांति से जो शब्द लिए गए वो किस में शामिल है या किस में मतलब जुड़े हुए। आपसे मतलब कई तरह से प्रश्न बनाए जा सकते। उसके अलावा ये भी बनाया जा सकता है रूसी क्रांति कब हुई थी, तो आपकी 1917 में हुई थी। तो इस तरह से कई प्रश्न एक प्रश्न से बनते और इन प्रश्नों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। इसमें यानी हम इसी चीज़ पर फोकस रख रहे हैं। यदि कोई एक प्रश्न है तो उससे जो और प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में शामिल हो जाएं, जिससे आपका मतलब पूरा समझ में आ जाए कि आपसे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप आराम से आसानी से जवाब दे पाएँ। क्योंकि इसी तरह से आपके हार्ड प्रश्न बन जाते हैं। अभी आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि रूसी क्रांति से कौन कौन से शब्द लिए गए, तो आपको यदि ये प्रश्न में यानी आपको जो पता है कि जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये शब्द लिए गए, तो आप आराम से बता पाएंगे। और यदि आपको पता ही नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। इसलिए इन शब्दों को और इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझते चलें। और आपको यदि कहीं भी कोई यानी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही आराम से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसे ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। ऑप्शन ए 28 अप्रैल 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। यानी क्या, जो राजतंत्र को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। जो मतलब जितने भी देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं उनमें यानी पहला जो देश यानी बना है वो मतलब भारत बना। और कब, 26 जनवरी 1950 को। और उसके अलावा जो हालांकि इस निर्णय के बावजूद भारत में कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। राष्ट्रमंडल में कौन कौन से देश शामिल हैं तो उनकी बात कर लें। अफ्रीका, उसके अलावा एशिया, अमेरिका और यूरोप एवं प्रशांत क्षेत्र यानी अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप और प्रशांत क्षेत्र, इनसे करीब 56 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, 56 देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें शामिल कितने देश, 56 देश, जो कभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के भाग थे। किसके, ब्रिटिश का शासन था किस पर, जो अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप और प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उसमें से 56 देशों पर किसका शासन था, ब्रिटिश का। और इसमें यानी जो 56 देशों में अपना भारत भी शामिल है। और इसमें यानी भारत में जो राजतंत्र खत्म हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को खत्म हुआ है और ये खत्म करने वाला पहला देश बना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होंगे वो आपके सही होंगे ऑप्शन सी और डी, महासंघ और धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों किस्में यानी ये दोनों भारतीय संविधान में शामिल नहीं। महासंघ और धर्मनिरपेक्ष, समता और संघ, ये भारतीय संविधान में शामिल है। और आपको बता दें कि भारतीय प्रस्तावना में भारतीय प्रस्तावना में जो यानी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में। इसलिए महासंघ और धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। समता और संघ, ये दोनों शब्द भारतीय संविधान में शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? ऑप्शन ए तीन मूर्ति भवन दिल्ली में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, ऑप्शन डी पुस्तकालय में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, संसद के पुस्तकालय में। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? तो संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। ऑप्शन ए जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी पूरे भारत, ऑप्शन डी चित्रकला परिषद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा शांति निकेतन। शांति निकेतन को मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। और ये कब? 26 जनवरी 1950 को जो अपनाया गया था। मूल संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। किस तरह का नहीं था? मुद्रित दस्तावेज नहीं था। जो 26 जनवरी 1950 को जो मूल संविधान अपनाया गया था वो मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसे प्रेम बिहारी नारायण, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखें। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटैलिक शैली में लिखा गया। किस में लिखा गया? इटैलिक शैली में इसे लिखा गया तथा आचार्य नंदलाल बोस आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा गया था। किसके कलाकारों द्वारा? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसे निखारा गया और सजाया गया था। और ये भारत की यानी संसद के पुस्तकालय में संरक्षित है। कहाँ पर संरक्षित है? भारतीय संसद के पुस्तकालय में संरक्षित है। कहाँ पर संरक्षित है? भारतीय संसद के पुस्तकालय में संरक्षित है। अब आप इसे अच्छे से समझ लें। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को जो यानी मूल संविधान अपनाया गया था वो मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटैलिक शैली में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यानी किस शैली में? तो इटैलिक शैली में इसे यानी इसे क्या किया गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया था। उसके अलावा
इसे यानी आचार्य नंदलाल बोस की देखरेख में शांति निकेतन के यानी कलाकारों ने इसे तैयार किया था। इस तरह से आपको पूरा समझना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें यानी ये चीज़ जो आपको अभी बताई गई है ये शायद है कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये कहीं भी ज़्यादातर नहीं मिल सकती है। ये बहुत ही सटीक और सही जानकारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे यदि ये प्रश्न आज से पहले यदि पूछ लिया जाता तो ये मानो कि आपको ये बहुत हार्ड लगता, क्योंकि इसके बारे में आपको कभी जानकारी मिली ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यदि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से बता पाएंगे, क्योंकि ये आपको अब पूरी जानकारी मिल चुकी है। उसके बाद बात कर लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। आसमतिक संघवाद ऑप्शन बी, सहायक संघवाद ऑप्शन सी, सहकारी संघवाद ऑप्शन डी, दोहरी संघवाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, सहकारी संघवाद। जो सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है, और ये शब्द है यानी जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। कैसी सरकार को जन्म देती है? एक मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। कैसी सरकार को? एक मजबूत केंद्र सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। और ये जैसे कहाँ पर है? उदाहरण स्वरूप भारत में, और ये इसमें स्पष्ट बताया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें स्पष्ट आपको समझ में आ चुका होगा। यदि ये प्रश्न आपको कभी भी आपको मिले आप तुरंत आंसर दे दें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अब आपके लिए सरल बन चुका है। इससे पहले बेशक कठिन था, लेकिन अब ये आपके लिए नॉर्मल यानी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। क्योंकि जो आपका ये जो शब्द है सहकारी संघवाद या ग्रैनविल ऑस्टिन का, उसी में यानी इसका जो अर्थ है वो ये अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय जो सरकार है यानी केंद्र की सरकार है उसको जन्म देती है। क्या देती है? यानी केंद्र सरकार को क्या करती है? जन्म देती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन यानी केंद्रीय जो केंद्र के द्वारा जो नीति बनाई जाती हैं उसका यानी उसे जैसे फॉलो करती हैं तो यानी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, ऐसा यानी नहीं है। क्योंकि इसमें स्पष्ट आपको बताया गया, ये आप अच्छे से समझ लें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न पिछले एग्जाम पूछे गए तो अभी भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन और भी हमने इसे सरल बना दिया है जिससे आप आराम से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जब संविधान का पहली बार यानी संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 ऑप्शन है, 375 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 415, ऑप्शन डी 440। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 395। जब यानी जो भारतीय संविधान है उसे अपनाया गया था तब कितने यानी अनुच्छेद थे? तो 395 थे। और भाग कितने थे? तो भाग 22। और अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। और भाग कितने थे? 22। और आपके उसके अलावा 395 अनुच्छेद थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको यानी इस प्रश्न को कभी भी आपको मिले तुरंत आप इसका आंसर दें। अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब यानी भाग कितने थे? तो 22। अनुच्छेद कितने थे? तो आपके 395। अनुसूची कितनी थी? तो 8। और यदि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये कितने यानी समय बना था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये तैयार हुआ था। संविधान भारत का जो संविधान है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। और जैसे
अभी वर्तमान की बात कर ली जाए, वर्तमान में कितने क्या हैं, तो सबसे पहले वर्तमान में जो आपके अनुच्छेद हैं वो लगभग अनुच्छेद अभी कितने, तो आपके अनुच्छेद हैं 468 के आसपास। कितने अनुच्छेद हैं, 468 के आसपास, वो भी मई 2022 तक। कब तक, मई 2022 तक आपके 468 हैं। उसके अलावा अनुसूची कितनी है, अनुसूची, तो अनुसूची आपकी अभी है 12, और भाग कितने, तो भाग आपके कितने, तो अभी 25 हैं। यदि आपसे वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान यानी भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका 468 सही होगा। अनुसूची कितनी है, तो 12, और यदि भाग पूछे जाए तो 25। आपके दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और पूछने का तरीका भी अलग अलग है। यदि वर्तमान में बात की जाए तो ये जो नीचे आपको जो आंकड़ा दिया गया है वो बताना होगा, और यदि आपको जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब की बात की जाए तो आपको जो ऊपर हमने बताया ये आपका सही होगा। दोनों को सही से समझ लें कि आपका यदि यानी पुराने की बात की जाएगी तो ऊपर का डाटा सही होगा, और यदि नए वर्तमान की बात की जाएगी तो जो नीचे हमने बताया वो आपका सही होगा। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए कठोर संविधान, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी एकीकृत न्यायपालिका। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी एकीकृत न्यायपालिका। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक जो विशेषता है वो कौन सी है? तो एकीकृत न्यायपालिका इसका सही आंसर होगा। जो भारतीय संविधान में जो कठोर संविधान और संविधान की जो सर्वोच्चता है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक संविधान की विशेषता है, जबकि एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक संविधान की विशेषता है। दोनों चीज़ों को आप समझ लें। पहला आप समझ लें कि भारतीय जो संविधान है वो कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक संविधान की विशेषता है, जबकि एकीकृत क्या एकीकृत न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक संविधान की विशेषता है। संविधान की विशेषता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को यानी से लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन बी रूसी क्रांति से, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन डी आपका गौरवशाली क्रांति से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हुआ ऑप्शन बी रूसी क्रांति से। जो भारतीय प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। और जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में यानी न्याय की अवधारणा को पूर्व सोवियत संघ या रूस की क्रांति से लिया गया है, जबकि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया है? तो आपको बता दें, सबसे पहले स्वतंत्रता, उसके अलावा समानता, और उसके अलावा और किसको लिया गया है? बंधुता। इसे कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से। और रूस की क्रांति से क्या लिया है? न्याय की अवधारणा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपसे ये पूछा जाए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहाँ से लिए गए तो फ्रांसीसी क्रांति से, और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है तो रूसी क्रांति से, और दूसरे तरीके से यदि पूछ लिया जाए कि फ्रांसीसी क्रांति से कौन से शब्द लिए गए तो स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुता, ये यानी तीनों शब्द लिए गए।
और यदि आपसे ये पूछ लिया है रूस की क्रांति से कौन से शब्द लिए गए, तो न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से लिया गया शब्द है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यदि आपने अभी इन प्रश्नों को नहीं समझा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे समझ लेना आपको याद आएगी कि सर ने यानी हमें जो बताया था उस दिन हमने ध्यान नहीं दिया था, और आज वही सेम प्रश्न यानी पूछे जा रहे हैं। उसी यानी जो अलग अलग तरीके से प्रश्न बताए थे सर ने, उन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हम अब नहीं कर पा रहे। इसलिए अभी अपना सुधार करें और इन वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पूरा यानी इसका प्लेलिस्ट दिया गया, जितने भी वीडियो हमने अपलोड कर दिए यूपीएसआई संविधान को, उन्हें भी जरूर देखें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप अभी बिल्कुल भी आलस ना करें, सही से तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें, क्योंकि आपके पास ओनली 3 से 4 महीने में आपको ये एग्ज़ाम देना है। और ये जो आपके 40 नंबर में आपका जो ये संविधान और आपका मूल विधि, इसमें करीब करीब पिछले एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी संविधान से रही है। आपको फिर दोबारा बता दें, आपका ये 40 नंबर है, इस 40 नंबर में जो आपके 40 प्रश्न है, जो 100 नंबर के, कितने नंबर के, 100 नंबर के, इसमें आपके संविधान के 20 से 25 प्रश्न पूछे गए पिछले भी एग्जाम में, और इस बार भी 20 से 25 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप अभी अपना जरूर सुधार करें। यदि आप अभी आलस करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, और ये मौका अभी मिला है तो उसका फ़ायदा उठाएं और अपना सिलेक्शन लें और अपनी यानी फैमिली को अच्छे से यानी अपना जीवन यापन करें। क्योंकि आप यदि अभी अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो आपकी और परेशानियां बढ़ती जाएगी, और ये सिलेक्शन जब भी हो सकता है जब आप इन सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए इन प्रश्नों को लगातार समझते चलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को पता चल सके और अपने परिवार से वो भी जुड़ सकें, क्योंकि जितना जैसे बड़ा परिवार होगा उतना ही आपका कंपटीशन बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि हमें कितनी नॉलेज है और अभ्यर्थियों की अपेक्षा। इसलिए यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कृपया जरूर शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।